के फादर इंडस्ट्रीज थे। वाइफ शादी के बाद से ही हस्बैंड को इंसिस्ट करती थी कि आप आकर मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लो। हस्बैंड ने कभी एग्री नहीं किया। तो जो वाइफ है वो फर्स्ट डिलीवरी के लिए फिर से अपने पेरेंट्स के घर चली गई। जितने भी केसेस हम डिजर्शन के करेंगे ना, लास्ट रिसेंट केसेस 3, सभी में जो वाइफ है वो बच्चे की डिलीवरी के लिए जाती है, फिर वापस ही नहीं आती है, ऑन द वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। इस केस में दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी के केस में उसने वाइफ ने कहा कि बच्चा हो गया। उसके बाद हस्बैंड के छोटे ब्रदर की वेडिंग थी। उस हस्बैंड की मदर वाइफ के घर गई उसको बुलाने के लिए। वाइफ ने उसको इंसल्ट कर कर वापस भेज दिया मदर इन लॉ को। उसके कुछ टाइम के बाद फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो हस्बैंड ने कहा कि जो फ्यूनरल सेरेमनीज में आपका होना जरूरी है, बिकॉज सारा सोसाइटी आएगा। वाइफ ने इवन बॉदर नहीं किया कि वो अपने फादर इन लॉ की फ्यूनरल सेरेमनीज अटेंड कर ले। रेदर उसके बाद उसने पुणे में जॉब ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, अब ये कहीं पर भी कंसेप्ट यूज नहीं है कि उन्होंने कहा। अब इस ड्यूरेशन में ऑलरेडी 10-11 ईयर्स हो चुके थे व्हेन द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली। तो कोर्ट ने डिस्कस किया है, उन्होंने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन, पर साथ में उन्होंने कहा फैक्ट्स इतने ग्लेरिंग है जो क्लियर कट शो कर रहे हैं दैट देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन। तो इस तरह डिफरेंट केसेस में उन्होंने कंसेप्ट को डिस्कस किया है, ग्राउंड तो है ही नहीं, वो डिस्कस नहीं कर सकते। क्लियर है प्लीज? यस बेटा, लास्ट रीड करना है एक बार। यस हाँ जी, इसमें लिखिए। The Supreme Court held that sanctity of marriage cannot be left to the whims, WHIMS, to the whims of the annoying spouse, Therefore, it appears to be necessary to introduce the ground of IBON. To introduce the ground of IBON. Next paragraph लिखिए. But the apex court also wants to preserve the institution of marriage and the court cannot see the spouses making mockery of this institution
by easily resorting to this ground of IBOM. And the court held that this ground could be pleaded only in extreme circumstances, and party at fault cannot plead this ground. Continuation में लिखिए. Subsequently, the apex court also discussed the circumstances in which this ground can be invoked, and it was held that it can be resorted only to clear up an insoluble mess when the court finds it in the interest of both the parties. This observation was made in the case of Durga Prasad Tripathi versus Arundhati Tripathi. Durga Prasad Tripathi versus Arundhati Tripathi, AIR 2005, Supreme Court, page 3297. मैम एक बारी साइटेशन रिपीट कर दीजिए. AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट, पेज 3297. बेटा ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें हमने जर्नल ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं. सेकंड पैराग्राफ में हम एक केस डिस्कस करेंगे. दिस द लैंडमार्क जजमेंट. अगर आप 2013 के बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी रीड करते हैं, इस केस को वहां पर रेफरेंस मिला हुआ है. वो क्यों? बिकॉज इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना सीरियसली रिकमेंड नहीं किया था लेजिस्लेचर को कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो डाइवोर्स लॉ में इंक्लूड करना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली रिकमेंड किया दैट IBOM शुड बी इंक्लूडेड एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. इन 2006 इसको क्रुएल्टी में हम डिटेल में करेंगे. क्रुएल्टी में एक ग्राउंड पर फाइल हुई थी पिटीशन. इन 2006 a landmark decision was given
by the apex court in the case of Naveen Kohli versus Neelu Kohli, AIR. मैम प्लीज रिपीट एक बारी. Naveen Kohli, KOHLI, Naveen Kohli versus Neelu Kohli, AIR 2006, SC, page 1675, where the apex court held that due to change of circumstances, and for covering large number of cases where marriages are virtually dead, and unless this concept is pressed into service, हम IBOM की बात करें कि अगर इस कंसेप्ट को हमने अप्लाई नहीं किया, कॉमा, द डाइवोर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड. Full stop. Ultimately, it is for the legislature to decide whether to include IBOM as a ground for divorce or not. But in our considered opinion, the legislature must consider IBOM as a ground for granting divorce under Hindu Marriage Act 1955. बेटा इस केस में बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी. जो हस्बैंड था, ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. 3 लड़के थे, तीनों के लिए ही उसने सेपरेट बंगलोज एंड सेपरेट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रखी थी. वाइफ अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए पेरेंटल हाउस गई. वहां पर किसी ने बताया हस्बैंड को कि उसे ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देखा गया है किसी और आदमी के साथ जिसका नाम था बिशंबर रो. पर हस्बैंड ने कभी भी इस चीज का इशू नहीं उठाया. वाइफ ने कैसे हरकतें की? वाइफ ने की हैबिट थी कि वो अपने हस्बैंड के अकाउंट से पैसा निकलवाकर अपने अकाउंट में डलवाती थी. बैंक्स हस्बैंड को बता देते थे जो भी रिस्पेक्टिव बैंक को. हस्बैंड ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, थिंकिंग की वाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हस्बैंड ने हमेशा अप्रूव कर दी. वाइफ ने न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस निकाला, नो वन शुड डील विद नवीन कोहली, और अगर इंडस्ट्री की वजह से, नवीन कोहली की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ, देन इंडस्ट्रीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. जबकि इंडस्ट्री
इसी आदमी की थी। उसने बाद में बेशक वाइफ को डायरेक्टर वगैरह कुछ बना दिया हो, बट द एंटायर जितना भी प्रॉपर्टी था दैट बिलोंग्स टू नवीन कोहली। इसने अपने बड़े लड़के को प्रोवोक किया कि अपने फादर के अगेंस्ट आप क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करा दो, और लड़के ने भी क्या करा, पुलिस स्टेशन में फादर के अगेंस्ट चाइल्ड अपना हरासमेंट की वजह से कंप्लेंट लॉन्च करा दी और इसके अगेंस्ट पुलिस एक्शन हुआ, और इस पॉइंट से ट्रिगर कर गया लिटिगेशन एंड काउंटर लिटिगेशन। हस्बैंड फाइल कर रहा है, फिर वाइफ फाइल कर रही है, फिर हस्बैंड फाइल कर रहा है। अल्टीमेटली परेशान होकर हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। उसमें भी एक कोर्ट ने कह दिया ठीक है क्रुएल्टी है, दूसरी कोर्ट ने कह दिया क्रुएल्टी नहीं है, और अल्टीमेटली हस्बैंड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की क्रुएल्टी है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कोई एपिलेट कोर्ट नहीं है, सारे डिसीजंस कहां पर वो एंटरटेन कर रही है? अरे सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रही है फिर डिसीजन, जब वो एपिलेट कोर्ट तो है ही नहीं। मैम 136 के अंडर स्पेशल लीव पिटीशन हमने इतनी डिटेल में तो किए। 136 आर्टिकल 136 एसएलपी फाइल हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर रहा है, और 142 के अंदर वो ऑर्डर पास कर देता है, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। ऑर्डर को पास करते हुए फिर कंसेप्ट ऑफ आईबीओएम भी साथ ही डिस्कस कर देता है कि आईबीओएम को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। क्लियर है? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैक्ट सुने तब कोर्ट को लगा कि सोशल चेंजेस के साथ लॉ में चेंज आना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा थ्योरी ऑफ आईबीओएम है, इट शुड नाउ बी मेड पार्ट ऑफ आवर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। द अबव जजमेंट, हम नवीन कोहली की बात कर रहे हैं, was again reiterated by the Supreme Court in Samar Ghosh versus Jaya Ghosh 2007 सुप्रीम कोर्ट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्रुएल्टी के लिए। समर घोष वर्सेस जया घोष से लैंडमार्क डिसीजन अभी तक नहीं आया है, उससे पहले और उसके बाद। वो क्यों? क्योंकि समर घोष वर्सेस जया घोष पहला केस था वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल क्रुएलिटी, और कोर्ट ने 14 पैरामीटर्स लेट डाउन किए हैं कि क्या क्या मेंटल क्रुएलिटी हो सकती है। क्योंकि क्रुएलिटी का जो कंसेप्ट है वो इतना वाइड है, हम उसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं कर सकते, ये क्रुएलिटी ये नहीं होगा। ये तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो एरिया है दैट इज इमर्जिंग, एक ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है कि क्रुएलिटी इवन वो भी कौन हेल्प कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स दिखा रहे हैं कोर्ट को कि कैसे कैसे क्रुएलिटी हो सकती है। क्योंकि जजेस के आगे केस जा रहे हैं तब वो नए नए इंस्टेंसेस इसमें ऐड कर रहे हैं कि क्या क्रुएलिटी है और क्या नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन 14 पैरामीटर्स relating to mental cruelty. इस जजमेंट को we will discuss in very detailed manner while doing ground of cruelty as a ground of divorce. यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इस केस के फैक्ट्स जो थे वो नवीन कोहली को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये जो दोनों लोग हैं समर घोष और जया घोष, ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स थे। जो ये जया घोष थी इसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी हुई थी, देवाशीष घोष से इसकी मैरिज हो चुकी थी, और देवाशीष घोष ने इसके साथ डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट उसने सोचा कि कहीं डाइवोर्स पिटीशन जो उसने फाइल किया हुआ है वो कहीं एलॉ ना हो जाए या डाइवोर्स अपील में जाकर कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। उसने क्या कर लिया, पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान कोर्ट ने डाइवोर्स नहीं दिया, उसने फिर से अपील फाइल कर दी डाइवोर्स के लिए। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील उसने मैरिज कर लिया, और मैरिज क्यों की? ताकि कोर्ट कुछ भी कहे अब उसका फायदा नहीं होगा। कोर्ट क्यों कहेगी अगर ऑलरेडी वाइफ ने शादी कर ली है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील कि आप इस आदमी के साथ जाकर रहो। तो जब कोर्ट ने डाइवोर्स दिया, इसने अपील फाइल कर ली। वाइफ ने अपील के दौरान समर घोष से मैरिज कर ली सिर्फ इसलिए कि अपील रिडंडेंट हो जाए। समर घोष से शादी हुई। ऑन द फर्स्ट नाइट इटसेल्फ वाइफ ने कहा कि मुझे बच्चे चाहिए नहीं, फर्स्ट मैरिज से तो थे ही नहीं, तो मुझे कभी भी किड्स नहीं चाहिए, वी विल नॉट हैव एनी किड्स, तो मुझे किड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जबकि अगर हम ट्रेडिशनल हिंदू लॉ की बात करें, कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्यों आया? कैसी जनरेशन चाहता था हमारा ट्रेडिशनल लॉ? लड़के हो या लड़कियां भी हो जाएं थोड़ी बहुत। ट्रेडिशनल लॉ ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? हाँ, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बॉयज को। हाँ जी, सन को इतनी ओवर इंपॉर्टेंस क्यों मिली हुई है शुरू से? मैम वो वंश आगे बढ़ाएगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन, इससे बड़ा रीजन। आपको हम कहते हैं फ्यूनरल सेरेमनीज सिर्फ सन ही कर सकता था, तो आदमी की अगर सोल ने को हेवन में अगर पीस मिलना है तो सन का होना इतना जरूरी माना जाता था। क्लियर है? दूसरी बात, ये तो था वर्ल्डली उसके लिए। इवन फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, अगर हवन में, इवन वो तो अभी भी वैलिड है, हस्बैंड एंड वाइफ का इकट्ठे बैठना जरूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं बैठेंगे, वो ये जो यज्ञ होता था वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका है कोई इंस्टेंस रामायण में? रामायण में है कोई इस बात का इंस्टेंस? सारे लॉकडाउन में रामायण महाभारत ही बचती रही और तो कुछ हुआ नहीं। है कोई इंस्टेंस रामायण में? मैम जब सीता चली गई थी राम को छोड़कर, तो उसने उसकी मूर्ति बनवाई थी सीता की। जब अश्वमेध यज्ञ होना था और उसने उसको, वो गुरु वशिष्ठ के शायद वहां आश्रम में रहती थी, तो उन्होंने फिर ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि सीता है नहीं तो अश्वमेध यज्ञ होगा कैसे। तो सीता की सोने की मूर्ति बनाकर राम के साथ बिठाया गया ताकि वो यज्ञ हो सके। तो आप देखिए हमारी जो इवन माइथोलॉजी में हस्बैंड एंड वाइफ को साथ मानने को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसलिए हम कहते थे कि हस्बैंड एंड वाइफ का साथ बैठना और बच्चे का होना साथ में। हमारे यहाँ पर क्या कहते थे, वाइफ की को कुछ ड्यूटीज असाइन थी, हस्बैंड को कुछ ड्यूटीज असाइन थी। बेटा वाइफ की क्या ड्यूटीज थी? और डोमेस्टिक अफेयर्स देखना, खाना बनाना, बुजुर्गों की सेवा करनी। जबकि हस्बैंड का क्या ड्यूटी था? फाइनेंशियल जो बैकबोन था वो हस्बैंड था, तो सारा फाइनेंस हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली को मेंटेन करना। इस केस में लेडी ने डिनाई कर दिया, बच्चे मुझे चाहिए नहीं, फाइनेंशियल डिपेंडेंट मैं हूं नहीं। तो वो क्या करती थी? खाना बनाती थी, पर अपने हस्बैंड के लिए नहीं बनाती थी। फिर उसने, उसका हस्बैंड का कहीं और ट्रांसफर हो गया, वाइफ का कहीं और ट्रांसफर हो गया। जहां पर हस्बैंड था वहीं उसी सिटी में वाइफ का ब्रदर था, बहुत सीरियसली इल हो गया। वाइफ ने सिटी विजिट किया, अपने ब्रदर को तो विजिट किया पर अपने हस्बैंड को विजिट नहीं किया। तो समर घोष ने क्या करा, बिकॉज समर घोष भी हाईली इन्फ्लुएंशियल मैन था, आईएएस ऑफिसर था, इसने एक सर्वेंट रख लिया प्रभात। तो जो सर्वेंट था उसके लिए खाना बनाता था। बीच में कभी वाइफ का वहां विजिट करने का मौका लगा तो उसने सर्वेंट को हटा दिया, ये कहकर कि उसका जो, सॉरी प्लीज मैंने वो हो गया, फैक्ट ओवरलुक हो गया, फर्स्ट मैरिज से उसको एक बेटी थी। फर्स्ट मैरिज से, जो उसकी फर्स्ट मैरिज थी उससे उसको एक बेटी थी। तो जो उस क्या करा, उसने कहा प्रभात से, प्रभात मलिक से मेरी डॉटर को खतरा है, उसने प्रभात मलिक को वहां से निकाल दिया। उसके बाद कोर्ट में समर घोष ने लेटर्स शो किए जो उसने अपनी मदर को लिखे हुए थे, जया घोष ने, और उसने उसमें लिखा हुआ था लेटर्स में कि मैंने इस आदमी से छुटकारा पाना ही पाना है, आज नहीं तो कल। फिर किसी और उसमें जो जया घोष है उसने समर घोष को विजिट किया, उसने देखा समर घोष ने फिर से प्रभात मलिक को रख ली है जो सर्वेंट है। उसने वहां पर इतना ह्यू एंड क्राई किया, अल्टीमेटली समर घोष ने डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर दी। इसमें भी क्या, अब यहाँ पर फिजिकल क्रुएल्टी है नहीं है। हाँ जी, मेंटल क्रुएल्टी ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू फिजिकल क्रुएल्टी। क्यों? जो फिजिकल क्रुएल्टी के वाउंड्स हैं दे गेट हील विद टाइम, पर जो मेंटल क्रुएल्टी है उसका हील अप होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों? कारण बताओ ना फिर।
नहीं मैटर तो करते हैं, क्यों नहीं करते? क्यों हीलिंग में टाइम? फिजिकल हीलिंग के लिए क्या होता है? मेडिसिन। और मेंटल हीलिंग के लिए जाते हैं काउंसलिंग में? यहाँ पर नहीं जाते, यहाँ पर टैबू माना जाता है। अगर हम किसी को, इवन हम भी अगर मेडिएशन में किसी को सजेस्ट करते थे कि आप साइकोलॉजिस्ट को एक बार ओपिनियन ले लो, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं हम पागल हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कोई भी स्पाउस, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करना चाहता इंडिया में, बिकॉज साइकोलॉजी भी डेवलप हो रहा है यहाँ पर एज अ ब्रांच ऑफ जो सेपरेट, वो वहां पर अभी एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि मैट्रिमोनियल लॉ में हम साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट को हम रेफर करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंटल क्रुएल्टी इज डिफिकल्ट टू हील अप। क्यों? बिकॉज आप में से या मैं खुद भी, अगर हमें कोई मेंटल ट्रॉमा है, हम आपस में मेकआउट नहीं कर पा रहे। हीलिंग की तो बात बाद में आएगी, पहले तो शेयरिंग की बात आएगी। तो ये इतने प्राइवेट अफेयर्स होते हैं, कोई पब्लिक लाइफ में अपना डिस्कस नहीं करता, और घर में उसके साथ ये ट्रॉमा हो रहा है। तो इसलिए जो मेंटल क्रुएल्टी है उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस है नहीं। कोर्ट्स क्यों फंस जाती हैं? कोर्ट को पता नहीं चलता ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू हमें इस चीज को प्रूव करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समर घोष के केस में भी यही रिट्रेट किया कि टाइम आ चुके हैं, अब इस थ्योरी को हमें हिंदू मैरिज एक्ट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। क्लियर है? बेटा उसमें क्या था, फर्स्ट मैरिज हुई, वो जल्दी सेपरेट हो गए थे, पर उस टाइम तक उसने कंसीव कर लिया था, वाइफ ने, बच्चा हो गया। जो लोअर कोर्ट थी, लोअर कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री दे दी। अब इसमें क्या था, वाइफ को लग रहा था, हस्बैंड ने अपील फाइल कर दी, तो वाइफ को लगा कहीं अपील में जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो रिवर्स ना हो जाए और मैरिज फिर से रीइंस्टेट ना हो जाए। उसने क्या करा, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील ही समर घोष से शादी कर ली। समर घोष क्यों? बिकॉज दोनों आईएएस ऑफिसर्स थे। जो फॉरेन ट्रिप्स में इनके आपस में इंटीमेसी हो गई एंड द बोर्ड डिसाइडेड कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इसलिए वहां पर उसने सिर्फ इसलिए कि मैरिज होने के बाद जो अपील का तो कोई पर्पस नहीं रहेगा, अपील रिडंडेंट हो जाएगी, तो फर्स्ट हस्बैंड से वैसी छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए। पर अब कोर्ट भी कब तक ड्रम बजाता रहेगा, शादी बचाओ शादी बचाओ। वो बेटा उसमें है, क्योंकि स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, वॉइड नहीं लिखा हुआ, वॉइड नहीं लिखा हुआ, नहीं रीमैरिज के लिए वो बार है, कब तक नहीं कर सकती। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, पहली मैरिज तो वर्चुअली खत्म हो ही चुकी है जो हमें दिख रहा है। कोर्ट कहता है फिर से हम कहें जी सेकंड मैरिज भी वॉइड है, उससे किसी का कोई पर्पस तो सॉल्व होना नहीं है। बेटर है जो खत्म हो गया उसको खत्म कर दो और जो चल रहा है उसको ठीक से कंटिन्यू करें। इसलिए बेटा, बिकॉज मैट्रिमोनियल लॉ को हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस में नहीं, हमें जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं केसेस में, वो हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर का कोई यूजफुल पर्पस सर्व होगा भी या नहीं होगा। अब इसी केस में कोर्ट कह देती कि मैरिज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो वो वैलिड नहीं है। अब क्या हो जाता कहकर, जो लेडी इस एक्सटेंट तक जा सकती है पहले हस्बैंड से छुट्टी पाने के लिए, उसने रहना तो फिर भी उसके साथ नहीं है, तो कोर्ट कहता है फिर क्या फायदा हमें सेकंड मैरिज को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर। इसलिए वो क्या करती हैं, मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ क्या करती हैं। अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो ना मॉनिटरी कंपनसेशन इम्पोज कर देती है कि आपने एक स्टैट्यूटरी कंडीशन का वॉयलेशन की है। जैसे अगर हस्बैंड ने वॉयलेशन की है तो मेंटेनेंस में वाइफ को 6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देती है हस्बैंड के ऊपर एज अ पेनल्टी कि उसने स्टैट्यूटरी प्रोविजन की वॉयलेशन की। ठीक है, प्लीज एक बार बेटा लास्ट लाइन रीड कर। समर घोष, SAMAR, समर घोष वर्सेस जया घोष, एंड दूसरी जजमेंट लिखिए संघमित्रा घोष, SANGHMITRA, संघमित्रा घोष वर्सेस काजल कुमार घोष, संघमित्रा घोष वर्सेस काजल कुमार घोष, 2008 सुप्रीम कोर्ट। लास्ट पैराग्राफ नहीं, इसी में लिख लीजिए, ये लास्ट ही है ना, थर्ड पैराग्राफ है ना, यस, इसी में आगे कंटिन्यूएशन लिखिए। बट द सेम सुप्रीम, बट द सेम कोर्ट which is so strongly
advocating advocating for this theory changed its stand and held that as this theory is not a part and parcel of the statute, हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, of the statute, therefore this concept cannot be invoked by the courts. This concept cannot be invoked by the courts. Thus, the dilemma before the court, भैया कोर्ट खुद कंफ्यूज है कि क्या करे, एक्ट में तो है नहीं, डिस्कस करे ना करे, डाइवोर्स दे या ना दे, क्या लिखा बेटा? दिस डिलेमा was due to inactiveness and lethargic approach of legislature the time has come that legislature should bring certainty into this area. कैसे आएगी सर्टेनिटी? सौरभ? IBOM के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करके। बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा है? लास्ट टाइम रीड करना। एरिया by enforcing the marriage laws amendment bill 2013, whereby irretrievable breakdown of marriage would be regarded as a separate ground for divorce. कौन सा सेक्शन में? बिल्कुल ठीक है। As a separate ground of divorce under section 13 capital C. Under section 13 capital C. Read with कौन से सेक्शंस आएंगे इसके साथ? बिल्कुल ठीक है। 13 कैपिटल D, 13 कैपिटल E and 13 कैपिटल F. 13 कैपिटल E, 13 कैपिटल F. क्लियर है बेटा? क्योंकि अभी तक कंसेप्ट लॉ में इंक्लूडेड नहीं है, आपका ये सारा डिटेल में करना बहुत जरूरी है, बिकॉज डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एज वेल एज दिस थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी नया चीज जो अभी नहीं है और प्रपोज्ड है, उसमें आपको 13F का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। आपसे पूछा हुआ था कि ये मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल में कौन सा बिल है जो कि प्रॉपर्टी से प्रोविजन है डील करता है, CDEF, तो वो F था। 71st रिपोर्ट आपको प्रीलिम्स में आ चुके हैं, उसमें 71, 72, 73, 74 था, तो 71st रिपोर्ट है जो IBM के साथ डील करता है। जो नेक्स्ट एरिया है वो अब वाले डिस्कशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो लास्ट ईयर मेंस हुआ है उसमें ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन था ये, 15 या 20 मार्क्स का। इसको करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हमने कहा था हिंदू मैरिज एक्ट में 2 तरह के रिलीफ हैं, मेन रिलीफ एंड एंसिलरी रिलीफ। कौन सा है बेटा मेन रिलीफ समीरा? मेन रिलीफ कौन से हैं? और ओके, और ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे मेन रिलीफ हैं, इन्हीं के लिए पिटीशन फाइल हो सकती है। फिर हमने कहा था फॉल्ट थ्योरी हमने ऑफ डाइवोर्स की है। हाँ जी, व्हाट इज फॉल्ट थ्योरी? क्या है फॉल्ट थ्योरी? 13 भूल जाओ, सिर्फ फॉल्ट थ्योरी बताओ। फॉल्ट थ्योरी वो है जिसमें इन हिज ओन फॉल्ट है, अगर किसी पर्सन का तो वो एंजॉय नहीं कर सकता ऑन हिज ओन फॉल्ट। शेफाली फॉल्ट थ्योरी क्या है बेटा? मैम जिसमें जनरली एक पार्टी का कोई फॉल्ट होता है एंड मैम जो दूसरी पार्टी होती है वो इनोसेंट पार्टी होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट द अदर पार्टी इज सफरिंग। सौरभ बताओगे आप, क्या फॉल्ट थ्योरी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूडेड है? यस मैम, फॉल्ट थ्योरी और गिल्ट थ्योरी 13(1) में है। गिल्ट थ्योरी ना बोलो बेटा, गिल्ट थ्योरी तो रीनेम हो चुकी है ना फॉल्ट थ्योरी। आप मुझे बताइए गिल्ट थ्योरी का फॉल्ट थ्योरी नाम क्यों हुआ था? व्हाई दिस वाज रीनेम्ड? क्यों हुआ था? कि रीनेमिंग क्यों हुई थी? रीनेमिंग क्यों हुई थी? बेटा पढ़ के आना है, कोई फायदा मैम नहीं। जैसे एडल्ट्री है। एडल्ट्री छोड़ो, आप रीनेमिंग बताओ। व्हाई फॉल्ट गिल्ट थ्योरी वाज रीनेम्ड एज फॉल्ट थ्योरी? मैम इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जैसी जो चीजें हैं वो ऐड हुई थी, तो मैम इसमें किसी का गिल्ट नहीं है, वो तो खुद में ही उसके अंदर ही फॉल्ट है। और मैम ऐसी और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन था क्या हम फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में टोटलिटी में अप्लाई करती है? अप्लाई करती है बेटा? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। क्या फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में अप्लाई करती है? मैम उसके स्पेसिफिक ग्राउंड्स है मैम, उसी ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले सकते हो जो ग्राउंड्स आपको स्पेसिफाइड है। और जो इनोसेंट और गिल्टी पार्टी है हमारे यहाँ पर नहीं है बेटा। आपने प्लीज पिछला सारा रिवाइज करना है, बिकॉज ऐसे कंटिन्यू कर कर कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जो 1 वीक में किया है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपका बिल्कुल इनिशियल फेज है, अभी 2 ही टॉपिक आपका हुआ है, आपने वो दोनों डिटेल में करने हैं। बिकॉज जब हम मैरिज लॉस की बात करते हैं हम कंसेप्ट बार, जैसे आपका जब हमने सेक्शन 13 कैपिटल बी किया, साथ ही हमने 14 और 23 कर लिया था। अब 23 टाइम एंड अगेन मेंशन होगा, तो बार बार हम उसको रेफर नहीं करेंगे। तो जो चीज एक बार हो गई है वो आपके माइंड में रहना चाहिए, वो तभी पॉसिबिलिटी है अगर आप साथ साथ उसको रिवाइज करें। बेटा बेरेक्ट है तेरे पास? बेटा फिर बेरेक्ट लेकर से मैं तो आपने इसको रिवाइज कर कर आना है। कल लेक्चर से पहले आपसे क्वेश्चनिंग होगी जितना भी अभी हमने किया है। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। आप टाइटल लिख लीजिए, टाइटल लिख लीजिए, ये ऑलरेडी आपको मेंस में आ चुके हैं, लिख लीजिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 9 एंड सेक्शन 13 ब्रैकेट में 1 कैपिटल ए, 1 कैपिटल ए के साथ नहीं आएगी ब्रैकेट, 1 और ए के साथ एक ही ब्रैकेट आएगी। 1 जैसा बेरेक्ट में लिखे वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। 13 1 कैपिटल ए, रीड विद सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 स्मॉल ए, 23 1 ए। इसके लिए आपने पढ़कर आना है सेक्शन 19 जिसमें लिखा हुआ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। 13 1 ए में है अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री का 1 साल तक कंप्लायंस नहीं हुआ तो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हो सकती है। तो जब डाइवोर्स पिटीशन हुई फाइल 13 1 ए में, तो 23 1 ए पिक्चर में आएगा। वो हर पिटीशन में आएगा, चाहे वो सेक्शन 9 की फाइल हुई तब भी आएगा,
चाहे वो 13 बार नेम हुई तब भी आएगा। तब हमने देखना है कि जो पिटिशनर है क्या वो अपने रॉन्ग का